तो आज हम 9 जनवरी की न्यूज़ कवर करेंगे। पहली न्यूज़ है नेशनल न्यूज़। ये हमारे साइंटिस्ट और एक तरह से माधव गाडगिल जी, एनवायरमेंटलिस्ट कहेंगे इनको, इनकी डेथ हो गई 7 जनवरी को। ये डेट आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। 83 साल के थे, पुणे में महाराष्ट्र में इनकी डेथ हुई। इनका पूरा नाम माधव गाडगिल था। इनको पीपल्स इकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता था, लोगों के इकोलॉजिस्ट थे ये। ओके, इन्होंने गवर्नमेंट का पैनल चेयर किया था, वेस्टर्न घाट्स एक्सपर्ट इकोलॉजी पैनल। इन्होंने ही बताया था वेस्टर्न घाट की बहुत बुरी हालत है। वेस्टर्न घाट आप नहीं जानते, अगर ये इंडिया है, ओके, तो इस वाले रीजन को वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। ऊपर वाले पोर्शन को सह्याद्री कहते हैं, नीचे वाले को केरला में आई थिंक मलयालम घाट्स ऐसे करके कुछ बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। ओके, तो इन्होंने रामचंद्र गुहा जी के साथ मिलकर 2 किताबें भी लिखी थी। रामचंद्र गुहा ने लिखी थी, वो इनके साथ मिलकर लिखी थी। ये किताबें पूछी जा सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फिशर्ड लैंड, दूसरी का नाम है द इकोलॉजी एंड इक्विटी। पूरा नाम देखें, दिस फिशर्ड लैंड एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोलॉजी एंड इक्विटी, द यूज एंड अब्यूज़ ऑफ नेचर इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। नेचर का, प्रकृति का हम लोग कितना अब्यूज़ कर रहे हैं आज के युग में, वो दे रखा है ये। और इसके बारे में कई सारे आर्टिकल्स से मैं सारा बताता रहूँगा आपको। ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी थी। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था अ वॉक अप द हिल। हिल पर ये चढ़ के गए थे, नीलगिरी हिल्स पर। अ वॉक अप द हिल, लिविंग विद पीपल एंड नेचर, लोगों और प्रकृति के साथ रहना, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। इधर भी इनका मेमोयर भी पूछे, मेमोरी से लिखा है ऑटोबायोग्राफी, तो भी अ वॉक अप द हिल इसका नाम है। ओके, 7 जनवरी को पुणे में 83 की ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। और देखें, इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में मैंने बता दिया। इनफैक्ट इसका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसके बारे में भी इन्होंने अपना व्यू दिया था 1972 के। उसके बारे में उन्होंने बोला था कि ये वेपन दे दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के हाथ में, एक हथियार है। इसकी वजह से ये लोग क्या करेंगे, जो जंगल पर डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसको ही नहीं घुसने देंगे। और एक्सप्लॉयटेशन अब डायरेक्टली गवर्नमेंट्स के हाथ में हो जाएगा। जो फॉरेस्ट सर्वे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया था ना एक 1927 में, जो अंग्रेज लेके आए थे, सेम वैसा ही ये हो जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, है ना। तो एक कॉमन पीपल को दे विल कीप आउटसाइड द फॉरेस्ट, तो ये इन्होंने बोला था। एक क्रिटिक थे उस एक्ट के ये, है ना। तो इन्होंने बोला था कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो 50% तो इमीडिएटली फ्रीज़ कर दो, छूना नहीं है। फिर दोबारा और पैनल बैठाया गया था एक के कस्तूरी रंगन के उसमें, तो ये के कस्तूरी रंगन का भी पूछा जा सकता है। तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड 2 लोगों की पैनल बनाया, एक तो इनके नाम से है, माधवल गाडगिल कमेटी के नाम से जानते हैं इसको, दूसरा है के कस्तूरी रंगन कमेटी के नाम से। ओके, तो ये 2 फैक्ट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया कि इन्होंने वीप, WGEEP, ये वाला वो किया था, चेयर किया था पैनल। नेक्स्ट, इन्होंने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को लॉन्च करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी वाला, तो सबसे अहम भूमिका माधव गाडगिल जी ने ही निभाई थी। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना, ये फर्स्ट था हमारा। ओके, नेक्स्ट था, इन्होंने इंडिया का जो पहला वाइल्ड एलिफेंट सेंसस था उसको भी लॉन्च करने में बहुत भूमिका निभाई थी। 2 किताबों के नाम मैंने बता दिए थे, दिस फिशर्ड लैंड एंड इकोलॉजी एंड इक्विटी, ये मैंने बताया था आपको। 2 बुक्स इन्होंने लिखी हैं। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स बनाने में भी इनका नाम था। ऑटोबायोग्राफी में आपको बता चुका हूँ, अ वॉक अप द हिल, हिल पर चढ़ के गए थे। ओके, नीलगिरी में आपको बताया, नीलगिरी में इनका बहुत था। इन्होंने इकोलॉजिकल सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज CES इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे, IISc बेंगलोर में। इतना भी पता होना चाहिए। एक इसकी बेंच इस्टेब्लिश की थी। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, आई होप मैंने इतनी चीज़ें इनके बारे में इसलिए कवर की हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे और अच्छे व्यक्तियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इन्होंने देश के प्रति अपना इतना योगदान दिया है, इतना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए किया है। आज इनकी डेथ हुई है तो हम ऐसे ही नहीं कि एक आर्टिकल कवर करके इनको भूल जाएंगे। जितनी बार आएगा हम उसको उतनी बार कवर करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये
ये जज हैं जस्टिस वर्मा, जसवंत वर्मा, जिन्होंने घूस ली थी। तो ये मैं कल बता चुका हूँ, सेक्शन 2(3) ऑफ जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो उसमें ये बताया गया है, इन्होंने ये आर्ग्यू कर रहे थे कि जब दोनों हाउस में एक साथ मोशन दिया गया, राज्यसभा में लोकसभा में, मेरे रिमूवल का, तो जॉइंट कमेटी इंक्वायरी की इस्टेब्लिश होनी चाहिए। पहली चीज़ ये इन्होंने बताया कि सेक्शन 2(3) में लिखा हुआ है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट के में। अब चूंकि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने वो मोशन रिजेक्ट कर दिया, उससे इनकी सांठगांठ होगी कुछ, उन्होंने रिजेक्ट करवा दिया। तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा के पास पावर ही नहीं है कि वो इंडिविजुअली इंक्वायरी सेट कर सके, क्योंकि लोकसभा ने कमेटी बैठा दी इंक्वायरी की। तो ये कह रहे हैं, तो जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ऐसा कोई लिखा ही नहीं है कहीं पे भी कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ओके, लोकसभा भी इंक्वायरी सेटअप कर सकती है, ये इनका मानना है। ओके, अब इसको देखेंगे ये क्या इनका केस रहता है। अभी तक तो कोई वर्डिक्ट आया नहीं है। प्लस मैंने कल आपको बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी बताई है कि 2025-26 के लिए इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, 7.4। ये फिगर याद रखना, ये पूछा जा सकता है। UN देसा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूनाइटेड नेशंस का ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इन्होंने बताया कि इंडिया की GDP 7.2% रहेगी। ओके, अगर इस फिगर को देखो तो हमारी GDP 7% ही ग्रो कर रही है कंसिस्टेंटली। हाउ एवर ड्यूरिंग कोविड पीरियड इट वेंट इनटू रिसेशन, आफ्टर दैट इट हैज रिकवर्ड। इसको वी शेप रिकवरी कहते हैं। यू कैन सी इट इज़ क्लियरली अ वी। देन आफ्टर दैट इट हैज़ बीन मेंटेनिंग इट्स रियल GDP ग्रोथ रेट टू अराउंड 7% पर एनम। तो इस साल का इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम इतना ग्रो करके दिखाएंगे 7.4। UN वाले कह रहे हैं तुम में हिम्मत नहीं है, तुम 7.2% से ज़्यादा ग्रो कर लो। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये दिल्ली में इलीगल लैंड पर मॉस्क बना रखी थी तो उसको तोड़ दिया, लेकिन द हिंदू वाले एंटी हिंदू हैं। उन्होंने इस इमेज को इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि देखो हम कितना अत्याचार कर रहे हैं, मॉस्क को गिरा रहे हैं, जबकि मॉस्क एज इट इज़ खड़ी है। अगर अत्याचारी हो रहा होता तो इसको खड़ा नहीं रहने देते, इसको भी गिरा देती इंडियन गवर्नमेंट। हाउएवर कुछ कह नहीं सकते, और नाम भी ऐसे लिख देते हैं स्टैंडिंग रेमिनेंट्स, मतलब बची कुछ चीज़ें खड़ी रह गई हैं कुछ। इट्स जस्ट नॉट गुड। दीज न्यूज़पेपर आर द वन हु आर फ्यूलिंग कम्युनलिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया का लाइट हाउस फेस्टिवल है। ये तीसरा फेस्टिवल लाइट हाउस का हम मना रहे हैं। विशाखापट्टनम में होगा ये, आंध्र प्रदेश में। जस्ट रिमेंबर दिस वेन्यू। 9 से 10 जनवरी हो चुका है अब तो, खैर आज हम 12 को इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये लाइट हाउस को इस तरह से सजाया जाता है। आपने देखा होगा कहीं पर भी ये समुद्र हुआ करता था तो यहाँ पे एक लाइट हाउस बना देते थे, तो ये लाइट मारता था दूर से। अगर यहाँ पे कोई शिप है, ओके, तो उसको पता चल जाएगा भाई यहाँ लाइट हाउस है, मतलब यहाँ पे लैंड है, तो ये चले आएंगे इधर। ओके, तो नेविगेशन के लिए यूज़ करता, हेल्पफुल हुआ करता था ये। ये टैक्स रैम्प्स स्कीम है। 15 स्टेट्स ने इसके साथ MOU साइन कर लिया है। कुछ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है। टैक्स मीन्स टेक्सटाइल, रैम्प मतलब इसकी फुल फॉर्म देख रहे हैं, रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग, स्टार्टअप। टैक्स रैम्प्स स्कीम है। स्टार्टअप्स को मतलब बहुत अच्छा किया जाएगा। इस तरह का आप देख लो, इस तरह की कोई भी लेडीज़ आती हैं, इतनी बड़ी बिंदी लगा रखी हो माथे पे, इसका मतलब ये क्लासिकल साइन है कि ये कम्युनिस्ट हैं, पहली बात तो। दूसरी, बहुत तगड़ी वाली लेफ्टिस्ट हैं, बहुत बड़े वाले ये हिपोक्रेस्ट हैं, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं, और फियर, लोगों में डर, डराएंगे वो, लोगों में डर फैलाएंगे। फियर मॉन्गर्स होते हैं ये लोग। ओके, इस तरह के लोगों को देखो, दूर हट जाओ, नेवर ट्रस्ट दीज पीपल। तो ये वही उमर खालिद जो टेररिस्ट था, जिसका UAPA के लिए मैंने कल बताया था, उस पर इन्होंने उनकी तरफ से बैटिंग की है। मीन्स शी इज़ डिफेंडिंग देम हियर। रेड लाइट एरिया मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स होते हैं या क्रिमिनल सिंडिकेट्स चल रहे होते हैं, किसी भी एक रीजन से ऑपरेट हो रहे हैं, साइबर क्राइम कहीं पर चल रहा हो, जनरली प्रोस्टिट्यूशन सेंटर को ही बोला जाता है, बट और रीजन्स को भी बोल सकते हैं जहाँ पर खतरा रहे जाने में। सोनागाछी असम का ये एक ऐसा ही एरिया है। तो उसमें लोगों को जाने से डर लगता है, एक तरह से टैबू रहता है कि हम यहाँ नहीं जा सकते, जाना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वहीं पे ये गए हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं।
सोनागाची जो असम का है उसमें 12,000 सेक्स वर्कर्स 700 बिल्डिंग्स में रहते हैं। ओके, एक एक छोटे छोटे कमरे के उन्होंने फ्लैट या प्लॉट टाइप के लिए रखे हैं, बहुत ही छोटे छोटे। तो उसमें लोग जाते हैं, अपना जो भी करना होता करके बाहर चले आते हैं। तो मतलब वहाँ पे जाना चाहिए, उनमें रिपोर्टिंग भी करो वहाँ से जाके कि किस तरह की इनकी लाइफ है। ह्यूमन राइट्स तो भाई इनके भी हैं, 12,000 लोग कम नहीं होते। ओके, तो उसके बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है सोनागाची। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। तो मतलब Q3 में डोमेस्टिक बैंक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जंप किया है। देखो मार्केट एम कैप होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट कैपिटलाइज, जैसे मेरी कंपनी ने, मैंने कोई कंपनी खोली, ओके, मैंने 1,000 शेयर्स बेचे और मैंने एक शेयर 10 रुपये का बेचा, तो मेरी कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये मेरा रियल वैल्यू है, रियल इक्विटी है। अब जिन लोगों ने ये 1,000 शेयर खरीदे हैं मेरे, ये मार्केट में जाएंगे, इसको खरीदेंगे बेचेंगे। ये खरीदेंगे बेचेंगे डिपेंड करेगा मेरी कंपनी की वैल्यू, मेरी साख कितनी है, मतलब मेरी ब्रांड वैल्यू कितनी है। अगर मेरी ब्रांड वैल्यू अच्छी है तो आदमी कहेगा लिमिटेड शेयर तो मेरे पास लिमिटेड ही 1,000 ही है लोगों के पास। तो दूसरा आदमी इनके पास आके कहेगा भाई एक काम कर, मैं तेरे पास से ये 1,000 शेयर खरीद लेता हूँ, मुझे 11 रुपये के शेयर, 11 रुपये के हिसाब से शेयर ले लेता हूँ, है ना। तो 1,000 × 11, 11,000 रुपये हो गए। क्लियर है ना। 10,000 थे, लेकिन ये रियल इक्विटी है। ये कैसी है? ये मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरा 11,000 का हो गया। अब क्योंकि मेरे शेयर की वैल्यू अब कितनी हो गई? 11 हो गई। यहीं पे कोई आदमी, मेरी ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं होती, वो 9 रुपये में खरीदता, तो मेरी शेयर की वैल्यू गिर जाती, 9,000 हो जाती। तो लोगों ने जिन्होंने 1,000 शेयर खरीदे थे उनको घाटा हो जाता 1,000 रुपये का। क्लियर है कि नहीं। अब मेरी इतनी अच्छी हो जाए कि मेरा एक शेयर 1,000 रुपये का हो जाए, तो मेरे सीधे सीधे 10 लाख के हो गए ये शेयर, है ना। तो इस ये अब मेरा क्या हो जाएगा? ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। 10,000 की वैल्यू मेरे की कितनी हो चुकी है ऑलरेडी? 10 लाख रुपए हो गई है। तो इसी को बोलते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना। जिस कंपनी से तुम्हें लगे कि तुम्हें फ़ायदा होने वाला है उसके शेयर्स खरीद लो, बाकी के बेच डालो। ओके, तो HDFC बैंक के बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 15,000 बिलियन रुपीज़। ये रुपी में है, बिलियन है ये। ओके, तो इस तरह से है, ये देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं किसका क्या, बस ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये मकरविलाक्कू फेस्टिवल मनाया गया है सबरीमीला पिलग्रिमेज पे। तो ये विदेशी लोग आके देख रहे हैं इसको, ये किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मकरविलाक्कू, जस्ट रिमेंबर दिस। सबरीमाला कहाँ पे है? केरला में है। प्रगति के बारे में कई बार बता चुका हूँ। ये एक ऐसा स्कीम या प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट लेके आई है, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें से कई सारी मिनिस्ट्रीज़ क्या क्या प्रोग्राम्स, क्या क्या स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उनको मॉनिटर करेगी और उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करेगी टाइमली। कई बार बता चुका हूँ, PM मोदी ने अभी इस पर चेयर की है मीटिंग, तो उसके बारे में आता रहता है। कैशलेस ट्रीटमेंट के बारे में बता दें, रोड विक्टिम्स के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट आया है। 1.5 लाख रुपए तक की एक स्कीम दी जाएगी कि गोल्डन आवर्स में कोई भी आदमी, गुड समैरिटन बोलते हैं इस तरह के आदमी को, जो आदमी किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसको उठा के हॉस्पिटल में पहुंचा दे रहा है। एक तो एमनेस्टी स्कीम तो ऑलरेडी है ही है कि इनके ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जो गुड समैरिटन्स हैं उनके लिए 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा उनको, इसको प्रमोट करने के लिए। ओके, और 1.5 लाख रुपए तक का इलाज जो भी हॉस्पिटल्स में जाएगा उनको फ्री करना पड़ेगा। ओके, तो ये पायलट सक्सेसफुल रहा है। इसका पायलट हमने प्रोजेक्ट चालू किया था असम में, चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पुदुचेरी, इन स्टेट्स में वो किया गया था और ये सक्सेसफुल रहा है। गोल्डन आवर होता है एक्सीडेंट के जस्ट बाद का 1 घंटा। अभी एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद 1 घंटे तक अगर तुम हॉस्पिटल पहुंच जाते हो तो तुम्हारी जान बचने की 90% पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, अगर 1 घंटे से लेट हुआ तो तुम्हारी मौत होने के 90% पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, ऐसे करके। नेक्स्ट, GSDP का शेयर का क्राइटेरिया है सेंट्रल स्टेट ट्रांसफर्स में। तो जनरली केवल GSDP ही नहीं रहता है, GSDP रहता है, प्लस हमारा एरिया रहता है स्टेट का कितना है, प्लस पॉपुलेशन रहता है,
प्लस फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी रहता है। ओके, इस तरह से कई सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन इन्होंने इस आर्टिकल में ये बताया केवल जीएसडीपी को ही अगर हम वो रखें क्राइटेरिया कि जो जो स्टेट जितना कंट्रीब्यूट कर रही है उसको इतना अम, वो दे दो, नेट प्रोसीड्स में हिस्सा फाइनेंस कमीशन 16 में वो दे दे। तो इसमें यही बताया कि कई सारे स्टेट्स को फ़ायदा होगा, कई सारे को नुकसान हो जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 41%, अब जो उनका रेवेन्यू आता था, नेट प्रोसीड्स बोलते हैं इनको, नेट प्रोसीड्स। और इनको सर्टिफाई कौन करता है नेट प्रोसीड्स को? कैग सर्टिफाई करता है, याद रखना। तो ये बोला था पिछले वाले में 42% कर दिया गया था, लेकिन 1% 15 वाले ने कम किया था, क्योंकि जो 1% वो जाना कहाँ था? JNK को जाना था, क्योंकि हमने इसको रीऑर्गेनाइज किया था। ओके, तो उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट शेयर रिसीव करता है 15%, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एरिया भी ठीक है। उसके बाद बिहार रिसीव करता है, फिर वेस्ट बंगाल, इस तरह से रिसीव करते हैं। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं ये कम रेवेन्यू में शेयर देते हैं अपना, मतलब पैसा कमा के नहीं देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन ले बहुत सारा लेते हैं। इसी तरह से अगर साउथ इंडिया का देखें तो तमिलनाडु को देखो कि महाराष्ट्र 40% टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन पैसा इसको 7% मिलता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम 40% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमको 7% ही क्यों मिल रहा है? हमको 40% टैक्स का फ़ायदा मिलना चाहिए कि नहीं? तो अब ये अपना तेरी करने लगे, मतलब हमें हमारा दो, है ना। तो ये ऐसा होता है ना कि छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई गरीब है तो थोड़े पैसे उसको ज़्यादा दे दो। तो इस तरह का नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा कमा के दे रहे हैं तुम्हें। हिमाचल प्रदेश है 1.1885% ही ये लोग लेते हैं। हरियाणा 1.1% टैक्स नहीं, ये कंट्रीब्यूशन का है, कंट्रीब्यूट इतना ही करते हैं, बताओ यार, ये बहुत कम पैसा। उत्तराखंड वाले 1.5% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इनको पैसा बहुत सारा मिल जाता है। तो ये चीज़ है। 15वां फिजिकल डिवोल्यूशन, इन्होंने ये बोला था कि जो परफेक्ट कोरिलेशन में था, मतलब अगर सरकार 100 रुपये कलेक्ट कर रही थी तो 99.99% पैसे वापस कर दे रही थी स्टेट्स को, मतलब घोटाला नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं इस वाली लाइन से। तो केवल और केवल जीएसडीपी के बेसिस पे नहीं हो सकता है, क्योंकि अब 16th जो फाइनेंस कमीशन है इसके हेड में बता देता हूँ, अरविंद पेंगनिया है, पेंगरिया। तो वो इस तरह से तो नहीं करेंगे केवल जीएसडीसी पे कर दें, वो कई सारे फैक्टर्स होंगे, उनको अपने उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही वो देंगे। ये स्टेट्स का शेयर देख लो जीडीपी वाइज। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र की जीडीपी आती है, इतनी है, 13% कंट्रीब्यूशन देते हैं ये, 14%। दूसरे नंबर पे आती है आपकी तमिलनाडु की, ओके, और ये कंट्रीब्यूशन 9% का है जीडीपी में, 9.3। तीसरे नंबर पर याद रखना उत्तर प्रदेश की जीडीपी आती है। हमारी जीडीपी 3rd नंबर पर पहुंच चुकी है ऑलरेडी। हम 8.98% कंट्रीब्यूशन देते हैं जीएसडीपीज में। ओके, रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, चौथे पे कर्नाटक है, 5वें पे है गुजरात। गुजरात पहले नहीं आता है, ध्यान रखना। तो कौन कौन से हो गए? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक। जस्ट रिमेंबर दिस। तो इसमें ये भी बताया किस स्टेट को कितना फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश को फ़ायदा हो जाएगा इससे, क्योंकि हम जीडीपी में भी नहीं, उस उत्तर प्रदेश को नुकसान होगा। अगर जीएसडीसीपी के बेसिस पे ही अगर टैक्स को देखें तो किन किन स्टेट्स को फ़ायदा होगा? महाराष्ट्र को फ़ायदा होगा, लेकिन यूपी जो ज़्यादा पैसा ले लेती है अपनी पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पे, यूपी को नुकसान हो जाएगा इससे, ये कहना चाहते हैं ये। और ये दे रखा है हर एक स्टेट का, इफ़ यू वांट टू चेक किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा, यू कैन चेक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको, पेस्टिसाइड्स को देखो। महाराष्ट्र आज से 1.5 साल पहले लगभग पेस्टिसाइड्स का मिसयूज नहीं कहेंगे, इसकी वजह से पॉइजनिंग हो रही थी। पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, और फार्मर का जो हाथ है उस पर पड़ जाता था, तो इसकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती थी, तो कैंसर भी हो रहा था, पॉइजनिंग भी हो रही थी, उल्टी दस्त, ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो उसके लिए ये लोग बिल लेके आना चाहते हैं। ये इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 को रिपील कर देगा, है ना। तो ये बिल लेके आना चाहते हैं, तो ये पास हो जाएगा तब इसको देखेंगे। तो पेस्टिसाइड को, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, पैकेजिंग, लेबलिंग, मतलब पेस्टिसाइड से रिलेटेड सारी चीज़ों को ये मॉनिटर करेंगे। पेस्टिसाइड को उन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है। ये कैसा सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस रहता है
जो केमिकल बायोलॉजिकल ऑरिजिन का होता है, इसको यूज करते हैं टू प्रिवेंट, डिस्ट्रॉय, अट्रैक्ट, रिपील, मिटिगेट, कंट्रोल एनी पेस्ट। कोई भी पेस्ट हो उसको भगाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, रिपील करने के लिए यूज़ करते हैं। इनको पेस्टिसाइड्स बोल दिया जाता है। इंटरनेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं। ट्रंप ने 500% टैरिफ लगाने का एक बिल पास क्लियर कर दिया है। इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा रखे थे, फिर 50% कर दिए। अब 500% करने के लिए केवल और केवल ये इंडिया के लिए ही बिल आ रहा है। हम बता दें 1974 से लेके यूएसए हैज़ बीन ऑब्सेस्ड टू स्टॉप इंडिया। जब हमने स्माइलिंग बुद्धा किया था, स्माइलिंग बुद्धा, ओके, ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंदिरा गांधी ने, तभी ये लोग नॉन सप्लायर्स ग्रुप बना दिया था इन्होंने, जस्ट टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम ग्रोइंग। एनएसजी ग्रुप बनाया था तब से लेके अब तक। फिर हमने 1998 में किया ऑपरेशन देवी शक्ति, उसके बाद भी हमारे को लेके ही काटसा कूटसा ये सारे लेके आए थे एक्ट। अब इंडिया चूंकि रशिया का साथ दे रहा है तो उसको ही करने के लिए ये बिल लेके आ रहे हैं कि 500% टैरिफ लगा देंगे हम इंडिया पे। केवल और केवल ये इंडिया को ही रोकने के लिए ये कर रहे हैं। इंडिया इज सच अ फोर्स कि इनके रोके से ना हम तब रुके थे, ना इनके रोके से हम रुकने वाले हैं अब। क्लियर है कि नहीं? अब देखेंगे क्या होता है आगे चल के। तो इन्होंने बोला है कि हम कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील, इनको वो करेंगे। अगर इनको रोकना होता तो अभी जब इंडिया पे 50% टैरिफ है तो चाइना पे 19 या 20% ही टैरिफ क्यों है? भाई चाइना तो रशिया से ऑयल ले रहा है कि नहीं? अगर ऑयल के ही प्रति तुम्हें लगाना है तो इंडिया पे ही क्यों ज़्यादा लगा रखे तुमने? तो जाहिर सी बात है कि ये इंडिया को रोकने के लिए लाया जा रहा है। नेक्स्ट, वेनेजुएला का देखो, मैंने आपको बताया था। अब इन्होंने वेनेजुएला के ऑयल को बेचने के लिए इनडेफिनेटली अपने ऊपर पावर ले ली। हम जिंदगी भर जब तक समय रहेगा, हम नहीं चाहते तब तक हम यूएसए का ऑयल बेचते रहेंगे। तो मैंने बताया था मैट्टे करके कोई नाम आया था, फ्रेडरिक्सन आई थिंक, इनकी नई सिटिंग प्रेसिडेंट बना दिया एक्टिंग उसको, तो वो बेच देंगे इस देश को, वेनेजुएला को, सिविल सेल इट। तो यूएस ने बोला हम 30 से 50 मिलियन बैरल्स ऑयल ले लेंगे वेनेजुएला का, हर साल परचेज कर लिया करेंगे और बेचेंगे भी इसको। दिस कंट्री इज डूम्ड और मे बी नॉट। रशिया यूएस न्यूक्लियर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी ये, इसको साइन किया गया था 2010-11 में आई थिंक। ये था कि न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो CABM है वो नहीं लगाई जाएगी। 2010 में साइन किया गया था, 2011 में इन्फोर्स हो गई थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसकी वो थी कि लिमिट करना चाहते थे डिप्लॉयमेंट ऑफ ICBMs, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को, कि एक दूसरे के ऊपर तान के नहीं रखेंगे भाई, मिसाइल्स को लिमिट करके रखेंगे। ओके, न्यूक्लियर आर्म्स रेस को बेसिकली रोकने का था, न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने का इसका वो था। लेकिन 2026 में ये सस्पेंड हो जानी है, एक्सपायर हो जानी है। अगर इसको रीस्टार्ट नहीं किया तो दोनों कंट्रीज़ फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने लगेंगे और एक दूसरे के खोपड़े पे बैठा के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को सेट कर देंगे ये लोग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिटी के बारे में। बेरूट सिटी है, इसमें 2 साल पहले बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, NH3NO2 आई थिंक अमोनियम नाइट्रेट है, देख लेना। मैंने एक्सप्लोसिव्स बताए थे 5-6 दिन पहले, उसमें बताया था। तो बेरूट कैपिटल है लेबनान की। लेबनान नॉर्थ में पड़ता है इजराइल के, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिया और यूरोप की जो टाइज ग्रो कर रही हैं। हम लोग FTA भी हो सकता है साइन कर लें रिसेंटली, तो वो यूएसए को काउंटर करने में हेल्प कर सकती है, मतलब स्टेबिलिटी ला सकते हैं। जो यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप है टेपर टेंट्रम्स फेंक रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन स्टेबिलिटी ला सकते हैं। रशिया और मतलब एक ऐसा न्यूक्लियर नहीं कहेंगे, थर्मल पावर प्लांट रहा होगा, उसमें बम मार के चले आए तो 10 लाख लोगों को ना तो पानी मिल पाएगा ना हीट मिल पाएगी। रशिया गुस्सा दिलाएंगे तो भाई मारेगा ही, सीधी सी बात है। अंकारा टर्की में देख लें, लेट मी क्लियर। अंकारा टर्की का अगर देखें तो जो कुर्दिश फोर्स हैं, ये अगर टर्की है तो इसका ईस्टर्न साइड में कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं। ध्यान रखना, इस कुर्दिस्तान में टर्की ने लाखों लोगों को मार दिया है, मिलियंस ऑफ गर्ल्स के रेप किए हैं इनकी फोर्सेस ने, लेकिन कोई ह्यूमन राइट्स वाले यहाँ टर्की के खिलाफ गए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि
टर्की नाटो का मेंबर है ना। टर्की का थोड़ा सा पोर्शन यूरोप में भी आता है, इस्लामिक कंट्री है। तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं तो न तो यूनाइटेड नेशंस कुछ बोलता है, ना ही 54 इस्लामिक कंट्रीज़ कुछ बोलती हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। ओके, तो टर्की अब हेल्प करना चाहता है सीरिया की अगेंस्ट कुर्दिश फाइटर्स। तो मतलब टर्की और सीरिया मिलके ही कुर्दिश फोर्सेस को मारेंगे मिलके, मुद्दा ये है, रिमेंबर दिस। इसराइल, ये लोग ट्रम्प का पीस प्लान आया था ना, ट्रम्प पीस प्लान TPP। तो ये गाजा वाले, हमास वाले गलियों में उतर आए थे कि जीत गए हम, हमारी जीत हो गई, हमने डिफीट कर दिया इसराइल को, दिस एंड दैट। तो फिर इसराइल क्यों रोते हो अभी, क्यों रो रहे हैं फिर ये लोग बैठ के? और जब ट्रम्प ने पीस प्लान साइन करवा दिया था तो कह रहा मुझे नोबल दे दो। इसराइल ने बोल दिया कि दे दो नोबल, क्या दिक्कत है। अभी भी 7 लोगों को मार दिया। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, ट्रम्प ने 66 वेस्टफुल, इसने बोला है कि हम 66 वेस्टफुल, इनइफेक्टिव, हार्मफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो उसमें वेस्टफुल को बोला है कि एंटी USA वेबसाइट, एंटी USA भी बोल दिया है कि जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया था इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव में है ना। तो उससे भी इसने विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी काम किए जा रहे हैं USA में इस समय, वो इंडिया को सबक सिखाने के लिए ये करना चाहते हैं। ये इंडिया को नीचे गिराने की कोशिश करना चाहते हैं, और जबकि इंडिया गिरेगा नहीं। हम बताएं आपको, वी आर वेरी मच रेजिलियंट। अंदर की अंदरूनी ताकतें हैं वही हरा सकती हैं, जो गद्दार हैं, जैसे मतलब आज से 1000 साल पहले भी थे वो जयचंद जैसे लोग, उस तरह के लोग मिलकर हरा दें तो हरा दें, अदरवाइज इंडिया विल नेवर बी डिफीटेड। तो ISA से ले लिया, लेकिन हमारे मोदी ने बोला है कि भाई जो हमारा $1 ट्रिलियन टारगेट है इन्वेस्टमेंट का 2030 तक, इसको हम लेके चलेंगे। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं, 125 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो इट विल कीप ऑन गोइंग, जैसे चलता जा रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इसको मैं बता दूं, COP 21 पेरिस में हुआ था 2015 में, उसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ढाका। ढाका किसकी कैपिटल है भाई? बांग्लादेश की। तो इन्होंने कह दिया है कि हम वीज़ा सर्विस नहीं देंगे इंडिया को, वीज़ा ही नहीं देंगे इंडियंस लोगों को। बोले मत दो, सॉरी। सोमाली का मैं बता दूं, ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों के साथ लड़ते रहेंगे, बोले मर जाएंगे, सोमाली लैंड नहीं बनने देंगे, है ना। तो सोमालिया की कैपिटल मैंने आपको बताई थी मोगादिशु है। सोमाली लैंड की कैपिटल भी मैंने बताई थी, H से स्टार्ट होती है कुछ। और मैंने बताया था इसराइल पहली कंट्री बना था जिसने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया था। ये नॉर्दर्न सोमालिया में पड़ता है ये। एनवायरनमेंट से बता दें, जो 66 वेस्टफुल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया था उनमें से एक UNFCCC भी है। UNFCCC 1992 में अर्थ समिट के दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ 2 अदर ऑर्गेनाइजेशन UNCBD CCD को इस्टेब्लिश किया गया। ये थी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये था टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट को बढ़ने से रोकना है। UNFCCC के अंदर हमने 2 फ्रेमवर्क साइन किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल था, ये था ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोकने के लिए। इसको रिप्लेस कर दिया आप किसने? पेरिस एग्रीमेंट ने। ओके, UNFCCC इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया था क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको रोकना है और क्लाइमेट चेंज से लड़ना है। इसी की COP होती रहती हैं। अभी रिसेंट COP हुई है कहाँ पे? ब्राज़ील के बेलन शहर में। उससे पहले हुई थी अज़रबैजान में, ओके, बाकू में। तो UNFCCC से भी विड्रॉ कर लिया, कहला हमें क्लाइमेट से कोई मतलब ही नहीं है। हम मोर पावरफुल कंट्री हैं, मोस्ट पावरफुल कंट्री है इस समय USA। तो ये चाहते हैं कि हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, जिस कंट्री को हम धमकाना चाहते हैं धमका लेंगे, और जिस पर अटैक करना है हम अटैक कर लेंगे। किसी भी एजेंसी को नहीं मानते, ना हम यूनाइटेड नेशंस को भी हम नहीं मानते। ओके, तो किसी ने बोला है कि व्हेन अ कंट्री इज़ पावरफुल दे आर नॉट जस्टिस नहीं करते वो लोग। ओके, तो ऐसा ही USA का हिसाब चल रहा है, ये जस्टिस नहीं करना चाहते। और व्हेन दे आर नॉट पावरफुल दे वांट जस्टिस। और जब ये USA वीक हो जाएगा आगे आने वाले 50 साल पे, कहीं के नहीं रहेंगे ये लोग, तब ये जस्टिस डिमांड करेंगे दुनिया से कि हमें जस्टिस करो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तब दुनिया इनको बताएगी कि तुमने कितनी इनजस्टिस की थी। तो इंडिया क्यों इनके खिलाफ खड़ा रह पाता है?
क्योंकि इंडिया ने हमेशा जस्टिस की है, इंडिया ने कभी इनजस्टिस नहीं की। आज यूएसए हमारे ऊपर चढ़ रहा है, हमें टैरिफ लगा रहे हैं, 500% तक की भी धमकी दे रहे हैं, तो इंडिया वाले इनसे कह पाएंगे भाई तुमने इनजस्टिस की, वी आर नॉट डूइंग इनजस्टिस। ओके, नेक्स्ट सी टर्टल्स का बता दें। ये हैं आपके ऑलिव रिडले टर्टल्स, इनिशिएटिव्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। सैटेलाइट्स बांध देंगे इनकी, इस पर जियो टैगिंग कर देंगे इनकी, इनको मॉनिटर करेंगे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अंडे दे रहे हैं। ओके, तो ये लीस्ट कंसर्न है ऑलिव रिडले टर्टल। मैंने बताया था गहिर माथा बीच है, एक तो ऋषिकुल्य बीच है, ये कहाँ पे पड़ते हैं, उड़ीसा में, प्लस एक आध जगह यहाँ की महाराष्ट्र में, गोवा में, और मतलब वेस्टर्न घाट्स में भी ये लोग अंडे देते हैं। लीस्ट कंसर्न आते हैं ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये बफेलो री इंट्रोड्यूस करवाई जा रहे हैं, वाइल्ड बफेलोज मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पहले ये हुआ करती थी, बट ये लोकली एक्सटेंट हो गई थी। तो इनको कहाँ से लेके आ रहे हैं अपन लोग, असम से लेके आ रहे हैं, है ना। असम से मध्य प्रदेश में लेके आएंगे, असम ने कह दिया ले जाओ भाई। तो वाइल्ड बफेलोज अगर इंट्रोड्यूस हो जाती हैं तो अच्छी बात है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चीतास के बारे में दे रखा है। चीता हम लेके आए थे ना कूनो नेशनल पार्क में 2022 में सितंबर में। उसके बाद हमने नया होम बताया था इनका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, यहाँ पे भी रखेंगे इनको, क्योंकि कूनो में इतनी जगह ही नहीं है बहुत ज़्यादा चीतास को रखा जाए। नेक्स्ट हम देख लें, मध्य प्रदेश में एक और जगह है रातापानी टाइगर रिजर्व, बोले यहाँ पर भी हम इनको रख सकते हैं। तो 3 मैंने बता दिया आपको, कूनो, गांधी सागर एंड रातापानी, रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट हम, आग लग गई है, 2019-20 में आग लगी थी, मुझे अभी भी याद है, तो उसको ब्लैक समर नाम दे दिया था। फिर से विक्टोरिया नाम की जगह पे जंगलों में आग लगी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठंड पड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ सूरज भगवान गए, तो वहाँ पे आग लगी हुई है खतरनाक। तो मैं बता दूँ आपको, 500 बिलियन जानवर मारे गए थे। ओके, 50 मिलियन हेक्टेयर्स जंगल जल गया था इन आग में। मैं बता रहा हूँ 500 बिलियन बहुत होते हैं, जितने भी एनिमल्स थे बेचारे जल रहे थे, और वो निकल निकल के जंगलों से आ रहे थे, ह्यूमंस खड़े थे आग बुझा रहे थे, उनके पैरों से लिपट जा रहे थे। मैंने कभी ऐसे सीन्स नहीं देखे अपनी लाइफ में जो मैंने जब देखे थे। कोआलाज, कंगारूज, उनके बच्चे बेचारे आ रहे हैं, लिपट जा रहे हैं कि हमें बचा लो, छोड़ नहीं रहे हैं ह्यूमंस के पास। ये जानवर ह्यूमंस को अपना एनिमी समझने वाले, okay, they were running towards humans to save themselves. The fires were brutal at that time. नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पोर्ट्स की बात कर लें। वही इंडिया को ज्ञान देने वाले बात। तो फिर से ये एक एडिटोरियल इन्होंने पब्लिश कर दिया इंडिया को ज्ञान देने के लिए कि स्पोर्ट्स को अलग रखें, पॉलिटिक्स में इंक्लूड ना करें। और ये केवल और केवल उसके लिए हो रहा है, मुस्तफिजुर रहमान जो हमने श्रीलंका का प्लेयर था उसको बाहर धकेल, श्रीलंका करें, बांग्लादेश का प्लेयर था उसको हमने बाहर धकेल दिया था, मुस्तफिजुर रहमान। उसके लिए इतने आर्टिकल्स, उसको डिफेंड करने के लिए इतने आर्टिकल्स आ रहे हैं कि पूछो मत। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। सॉरी मैं थोड़ा बाहर गया था फॉर मेडिकल पर्पसेस। बाय।